आज हम पढ़ेंगे भारतीय इतिहास के बारे में। प्रकरण है प्राचीन भारतीय इतिहास का गौरवशाली परंपरा के बारे में। कल इसके बारे में कुछ अध्ययन किया था, उसका शेष प्रकरण अभी हम अध्ययन कर रहे हैं। बहुत सारी बातें कल हुई, उसमें से 3 बिंदु पे बात हुई। अगला चौथा बिंदु है भारतीय इतिहास में चिकित्सा पद्धति। सारी दुनिया की जितनी भी चिकित्सा पद्धति है उसके बारे में कहा जाता है ये सब चिकित्सा पद्धति इस भारत देश से बाहर गई, यही फली यही फूली और यहाँ पर लोग स्वस्थ रहते थे, घर घर में इलाज होता था। चिकित्सा पद्धति के अनेक प्रकार थे, जिसमें से स्पर्श के द्वारा, मंत्र के द्वारा, दबाव के द्वारा, छेदन के द्वारा, चुंबकीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति, जल के द्वारा चिकित्सा पद्धति, सूर्य की किरणों के द्वारा चिकित्सा पद्धति, ध्वनि के तरंगों के कारण से चिकित्सा पद्धति। कुल मिलाकर के भारत में 127 प्रकार की चिकित्सा पद्धति रही है, लेकिन उनमें से अभी बहुत कम प्रकार की चिकित्सा पद्धति प्रचलन के अंदर, बाकी सब विलुप्त हो गई। ऐसा हमारा प्राचीन भारत का इतिहास इस विषय का रहा है। बहुत महान चिकित्सक भारत के अंदर हुए, जिसमें से अपन प्रातस्मरणीय धन्वंतरी का नाम आदर के साथ लेते हैं। ये प्रथम चिकित्सक कहलाते हैं। फिर आयुर्वेद के अंदर बहुत बड़े चिकित्सक हुए चरक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी चरक संहिता, जो आज के आधुनिक मेडिकल साइंस के अंदर भी बहुत उपयोगी है। इनको ये रामायण महाभारत की तरह इस पुस्तक को मेडिकल के विद्यार्थी पढ़ते हैं। अर्थात चरक ने जो पुस्तक लिखी और उन्होंने लिख करके पुस्तक में जो कह के गए आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक शल्य चिकित्सक हुए सुश्रुत महोदय, ये विश्व के प्रथम शल्य चिकित्सक माने जाते हैं। शल्य चिकित्सा के अंदर बहुत सारे यंत्रों का उन्होंने निर्माण किया। यंत्रों का निर्माण करके शरीर के अंदर जहाँ पर बीमारी होती है उसको चीर फाड़ पद्धति से ठीक करके व्यक्ति का इलाज किया जाता था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी सुश्रुत संहिता, और इसको भी आज बहुत आदर के साथ में अध्ययन किया जाता है। एक जीवक नाम के जो चिकित्सक हुए हैं, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के अंदर तैयार हुए। ये शिशु रोग विशेषज्ञ है, इसको बाल चिकित्सा कहा जाता है। उसके बारे में बहुत कुछ लिखा और बहुत कुछ उसके बारे में देख करके गए। अश्विनी कुमार जी को सब जानते हैं, ये देवताओं के चिकित्सक थे। देवता इनको जहाँ पर बुलाते थे वहाँ ये पूरे के पूरे मेडिकल किट के साथ में, दवाइयों के साथ में, औषधियों के साथ में पहुँच जाते थे और उन सब का आदर के साथ में इलाज करते थे। सुसेन का नाम सबने सुना था, श्रीलंका पहले भारत का अंग था। रावण का ये चिकित्सक था और उन्होंने इस शैली से उन्होंने चिकित्सा की उनकी। अगली बात करते हैं यहाँ का गणित शास्त्र। गणित शास्त्र के अंदर भारतीय इतिहास के अंदर बहुत कुछ दिया हुआ है। यहाँ से हम शून्य की बात करते हैं, दशमलव पद्धति की बात करते हैं, बौधायन की बात करते हैं, जिसके अंदर चीटी प्रमेय आता है, वैदिक गणित की बात करते हैं। तो जितनी बात करेंगे उसकी शुरुआत भारत के अंदर हुई है। तो मतलब ये कह सकते हैं कि गणित के अंदर भी भारतीय इतिहास कमजोर नहीं है। बहुत सारे गणिताचार्य, गणित को जानने वाले, गणित का काम आगे बढ़ाने वाले ऐसे लोग हुए हैं, जिसमें हम भास्कराचार्य जी का नाम आदर के साथ में लेते हैं। भास्कराचार्य जी गणितज्ञ भी थे और गणित पर आधारित ज्योतिष पद्धति का भी इन्होंने निर्माण किया। इन्होंने पुस्तकें लिखी, एक लीलावती और सिद्धांत शिरोमणि। बहुत बड़े गणितज्ञ हुए अपने देश के अंदर। रामानुजन योग से बहुत कम उम्र के अंदर वो इस दुनिया से चल बसे। अगर वो उम्र पूरी कर दें तो गणित के अंदर पूरे विश्व के अंदर भारत का डंका बजता। इस प्रकार का काम इन्होंने करके बताया रामानुजन ने। आज भी जो सूत्र दिए गणित के, बहुत बड़े बड़े गणितज्ञों ने उनको हल नहीं कर पाए, उनका उत्तर नहीं निकाल पाए, ऐसा चमत्कार करके गए। उनको आदर के साथ में गणित के इतिहास के अंदर याद किया जाता है। आर्यभट्ट को अपन आदर के साथ में नाम लेते हैं। वराह मिहिर, ये भास्कराचार्य जी के ही समकक्ष थे।
उज्जैन की वेधशाला से ये तैयार हुए और जयपुर की जो वेधशाला जंतर मंतर है इसको गणित पर आधारित, ज्योतिष प्रणाली के ऊपर आधारित सटीक कार्य करने की पद्धति से जिनका बहुत बड़ा हाथ है वो उसको वराहा मिहिर का नाम लिया जाता है। इतना काम भारत के अंदर गणित विषय के अंतर्गत हुआ जो आज भी हम आदर के साथ में याद करते हैं। अगली बात करते हैं हम संस्कृत साहित्य की। संस्कृत साहित्य की तरफ देखते हैं तो भारत के अंदर संस्कृत के बारे में कहा जाता है कि ये भारत के अंदर भाषाओं की जननी, आज इसको दुनिया के अंदर इसका नाम लेते हैं। सब भाषाएं इनके अंदर से निकली। आज आधुनिक पद्धति के अंदर भी अमेरिका का जो नासा नाम की संस्था है वो कह रही है कि कंप्यूटर की कोई श्रेष्ठ भाषा है तो वो संस्कृत है। मॉडर्न जमाने के अंदर भी हम संस्कृत को नकार नहीं रहे, हम नकार रहे हैं, लेकिन अमेरिका उसको याद कर रहा है, उसके काम को याद कर रहा है। संस्कृत के अंदर हम संगीत की बात करते हैं, उसके 7 स्वर चिकित्सा के अंदर काम लिए जाते थे। अलग अलग राग निकाल करके कभी बारिश की जाती थी, कभी सुबह अलग स्वर निकाले जाते थे, कभी दोपहर में अलग स्वर निकाले जाते थे, शाम को अलग स्वर निकाले जाते हैं। जर्मन के एक कवि हुए हैं जेटी महान। जेटी महान ने भारत के बारे में बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना। योग से उनके हाथ में हमारे जो संस्कृत के महान विद्वान थे कालिदास, उनका लिखा हुआ साहित्य अभिज्ञान शाकुंतलम उनको प्राप्त हो गया। उनको पूरा पढ़ा। जब पढ़ने लगे तो जब उनको पूरा नहीं हुआ तब तक वो चैन से रुके नहीं और उससे आनंद की प्राप्ति हुई, बहुत सारा ज्ञान उनसे प्राप्त हुआ। इसलिए अपन संस्कृत को भाषाओं की जननी कहा जाता है। बहुत सारी भाषाएं इससे बनी हैं और आगे भी आज भी संस्कृत का कोई स्थान कम नहीं हुआ है। इसका इतिहास के अंदर बहुत सारा महत्वपूर्ण स्थान है। आगे बात करते हैं अपन शिक्षा शास्त्र की। शिक्षा व्यवस्था के अंदर प्राचीन भारत के अंदर बहुत सारा काम हुआ है, बहुत सारे विद्वान हुए, बहुत सारे शिक्षा के क्षेत्र, बहुत सारे शिक्षा के केंद्र भारत के अंदर तैयार हुए। उन केंद्रों में से प्रमुख रूप से अपन तक्षशिला का नाम लेते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय का नाम लेते हैं, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का नाम लेते हैं, वल्लभी का नाम लेते हैं, कश्मीर को आज भी याद करते हैं, भारत का मुकुट है। तो शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी कम नहीं था। बंगाल को याद करते हैं, उसमें नदिया नाम की जगह पर बहुत बड़ा विश्वविद्यालय उस जमाने के अंदर हुआ करता था। तक्षशिला प्राचीन भारत का, इसको अखंड भारत कहा जाता था। प्रथम सबसे बड़ा विश्वविद्यालय माना जाता था। आज वर्तमान में ये पाकिस्तान के अंदर चला गया। चाणक्य का नाम सुनते हैं, उन्हीं के शिष्य चंद्रगुप्त का नाम सुनते हैं, वो इसी विश्वविद्यालय से निकले हुए थे। हमारे देश की बहुत बड़े ज्ञान की खादी है वेद, 4 प्रकार के वेद। यहाँ पर सारा ज्ञान का भंडार, ज्ञान का अथाह कोश इन वेदों के अंदर समाया हुआ है। आज भी अपन को पढ़ने की आवश्यकता है और उनको आज के जनमानस पर वर्तमान विद्यार्थियों को समझने की आवश्यकता है। यहाँ का संस्कृत साहित्य बहुत विस्तृत है। यहाँ का जैन साहित्य, जैन लोगों ने बहुत बड़ा काम लिखने का किया। चातुर्मास करते थे, लोगों के संग ज्ञान की बात करते थे, प्रवचन की बात करते थे और प्रायोगिक रूप से ज्ञान की बात करके ज्ञान को एक दान के रूप में देने का काम जैन ऋषि मुनियों ने इस प्रकार का दिया। बहुत साहित्य को भी अपन भगवान बुद्ध के द्वारा दी हुई सारी की सारी खाती है, ज्ञान का भंडार है। उनके शिष्य आज भी भारत और भारत के बाहर ज्योति फैला रहे हैं। 18 पुराण भारत के अंदर लिखे गए हैं, ये आज भी बहुत काम के हैं। हमारे महाकाव्य जिसके अंदर हम रामायण और महाभारत को लेते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है। रामायण आज जन जन का विषय है। प्रत्येक विद्यार्थी के अंदर एक आत्मसम्मान का और एक बहुत बड़ा संस्कार देने का काम करता है, तो रामायण और महाभारत का काम है। इनके जो लेखक थे वो भी बहुत परिश्रम से इन्होंने लिखा गया और लिख करके बहुत बड़ी चीज बन दी। लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भारतीय इतिहास है
लिखा हुआ बहुत है, लेकिन इस लिखे हुए को नए सिरे से नए रूप में आज के विद्यार्थी इसका अध्ययन करें और नई पीढ़ी को कुछ इससे प्रेरणा लेने का काम करेंगे तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इतनी बात करेंगे। धन्यवाद।